हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारे समाप्ति मैम? गुड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आज का दिनांक है 29 ऑफ जुलाई 2024 और आज है मॉन्डे। संडे हो या मंडे, रोज करनी है पढ़ाई। और आज है आपके सप्ताह की पहली दिन की पहली क्लास, और हम कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो फिर बेटा पूरा हफ्ता अच्छा जाता है, तो हमें बहुत अच्छी शुरुआत करनी है और अंत भी अच्छा होना चाहिए बेटा, क्योंकि अंत भला तो सब भला। यानी कि बेटा देखो, ऑल इन ऑल लोग हर चीज अच्छी होनी चाहिए, है ना। शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो अच्छा नहीं होगा, अंत अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा, यानी कि ओवरऑल अच्छा करना है। और मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो के साथ हम शुरू करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर 222। और हमने एक अधूरी कहानी छोड़ी थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, वो हम आज बेटा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो जी, हम सबसे पहले दिखा देते हैं आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और नेफ्रॉन बेटा हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। लेकिन सबसे पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले हम शुरू करेंगे क्या, समाप्ति एक्सप्रेस। मैम इज योर हेल्थ ओके? बेटा आई एम मच मच बेटर। मुझे लग रहा है मुझे कंप्लीटली 15 दिन के ऊपर लगा थोड़ा बेटर फील करने में, जेन्युइनली। थ्रोट वाइज भी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। मेरी आईज के अराउंड भी एलर्जी जो हुई थी उसमें भी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, ठीक है। तो 15 से 20 दिन लगे रिकवर करने में, बट आई एम मच मच बेटर, ठीक है। तो बेटा जी, कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए, अपनी नोटबुक को बंद कर लिया जाए, अपनी बुक्स को भी बंद कर लिया जाए, और एक बारी बेटा जी ध्यान से कोशिश करो याद करने की जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और आपको कितना याद आ रहा है एक बारी ट्राई करो, ठीक है। हमने बोला कि मैम हमारी बॉडी में मल्टीपल रीजंस की वजह से, कई बार मेटाबॉलिज्म की वजह से, कई बार एक्सेस इंजेशन की वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिनको हमें एलिमिनेट करना जरूरी होता है। जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मेनली हम पढ़ते हैं, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, इसके अलावा बहुत सारे आयंस हो सकते हैं बेटा, कुछ गैसेस हो सकती हैं जिन्हें आपको बॉडी से एलिमिनेट करना है, सो दैट आपकी ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर पाए, है ना समीक्षा? यस एवरीवन, लव यू बच्चों, लव यू, है ना। तो इसी एलिमिनेशन के प्रोसेस को आप बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब मैम देखो, अलग अलग एनिमल्स, क्योंकि मैम कोई बहुत ही एडवांस्ड एनिमल है, कोई उतना एडवांस्ड एनिमल नहीं है एनिमल किंगडम में, तो मैम अलग अलग एनिमल्स अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एलिमिनेट आउट करते हैं, अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स रखते हैं। तो जब हम सबसे पहले बेटा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो हम मेन 3 प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, है ना। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 यूरिक एसिड। जो एनिमल्स अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स बोला जाता है। जो एनिमल्स यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल बोला जाता है। जो एनिमल यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल बोला जाता है। इन सब में सबसे टॉक्सिक कौन है बेटा? देखो है तो सारे टॉक्सिक, लेकिन सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया। हमने अमोनिया को कंपेयर भी किया था यूरिया से। अमोनिया इज 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया, है ना। सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है? यूरिक एसिड। जो अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं, याद रखिए उनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है एलिमिनेशन के लिए अमोनिया की। जिनको यूरिया एलिमिनेट आउट करना होता है उनको भी पानी चाहिए होता है, बट कंपैरेटिवली कम पानी चाहिए होता है फॉर देयर एलिमिनेशन। जो यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करते हैं उनको सबसे कम चाहिए होता है पानी फॉर एलिमिनेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे जो बहुत जरूरी है। अमोनिया एलिमिनेट आउट करने वाले एनिमल्स के पास तुम यूजुअली देखोगे वो एक्वेटिक वाले एनिमल्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए। फिर तुमने पढ़ा बेटा मछली में बोनी मछलियां जो होती है वो भी एमोनोटेलिक एनिमल्स में आती है। यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया एलिमिनेट आउट करने वाले होते हैं हम
मैमल्स होते हैं बेटा। इसके साथ साथ में बेटा टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस अमोनिया, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस फ्रॉग यूरिया, बोनी मछलियां अमोनिया, कार्टिलेजिनस वाली मछली बेटा यूरिया। यूरिक एसिड यूजुअली एग लेइंग एनिमल्स एलिमिनेट आउट करते हैं, जिनके हार्ड अंडे होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, जैसे बर्ड्स हो गए बेटा, ये होते हैं आपके क्या, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। इसके अलावा टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, आपका कॉकरोच बेटा यूरिक एसिड तो एलिमिनेट करता था मैल्फिगियन टिब्यूल से। इसके अलावा लैंड स्नेल्स। आई होप आपको एग्जाम्पल्स याद आ रहे हो, क्योंकि बेटा बाकी सारी चीजें तुम्हें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। वो तुमसे शायद ही, वैसे तो बेटा कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इजी इजी आते हैं क्वेश्चन, तो कहीं से भी आ सकता है, बट एग्जाम्पल्स याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला बेटा, इसके अलावा होते हैं एक्सक्रीटरी इसके अलावा होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। आपने पढ़े प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, आपने पढ़ा बेटा नेफ्रीडिया, आपने पढ़ा क्या बोलते हैं एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, और आपने पढ़ा बेटा क्या, आपने पढ़ा क्या, किडनी। और कोई छूट रहा है क्या, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, फिर आपने पढ़ा नेफ्रीडिया, फिर आपने पढ़ा बेटा एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। एक और लग रहा है मेरे से छूट रहा है, कोई एक पढ़ा है ना बेटा आपने, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स आपने किसमें पढ़ा है, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स आपने पढ़ा है प्रोटोकॉर्डेट्स में होता है, जिसमें सेफेलोकॉर्डेट्स आती है। मैल्फिगियन टिब्यूल छूट रहा है, मैल्फिगियन टिब्यूल, मैल्फिगियन टिब्यूल को तो मैंने इग्नोर ही कर दिया ऐसे, है ना, मैल्फिगियन टिब्यूल। हाँ, तो प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स बेटा किसमें होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स होती हैं आपके कॉर्डेट्स में। प्रोटोकॉर्डेट्स आर द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में आपने सेफेलोकॉर्डेट एक लिखा हुआ था, जिसमें आपने एक एग्जांपल लिखा है ब्रांकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस। आपके कुछ बेटा होते हैं रोटीफर्स, रोटीफर्स होते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। कुछ प्लैटीहेल्मिन्थिस में भी बेटा आपको क्या दिखता है, प्रोटोनेफ्रीडिया विद फ्लेम सेल्स, है ना। इसके अलावा आपकी कुछ प्लैटीहेल्मिन्थ में आपने कुछ प्लैटीहेल्मिन्थिस नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थिस में भी होती हैं फ्लेम सेल्स, कुछ एनालिड्स में भी होती हैं बेटा आपकी प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। कुछ और एनालिड्स में होती हैं आपके पास नेफ्रीडिया, जिसका एक एग्जांपल आपने लिखा हुआ था अर्थवम। अर्थवम के अलावा भी कुछ अदर एनालिड्स हो सकते हैं जिनके पास आपकी नेफ्रीडिया होती है। मैल्फिगियन टिब्यूल्स बेटा आपके आर्थ्रोपोड्स में होती है, आर्थ्रोपोड्स में स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स के पास होती है, इंसेक्ट में आपने कॉकरोच पढ़ा हुआ है। एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जो होता है एंटीना पे लोकेटेड होता है एक्चुअल में, ये भी आर्थ्रोपोडा में ही होता है, पर आर्थ्रोपोडा की एक कैटेगरी होती है क्रस्टेशियंस, जिसका एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा प्रॉन्स। उनमें होती है बेटा आपकी क्या, उनमें होती है बेटा आपकी क्या, उनमें होती है आपकी एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। किडनी बेटा ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में किडनी होती है, फिश, एम्फीबियंस, एव्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। समझ में आ गई बात। फिर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, किडनी से निकलता है वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर खुलता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर खुलता है यूरेथ्रा में। आपकी जो राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है क्योंकि ऊपर लिवर है, और लेफ्ट वाली किडनी जरा सी ऊपर होती है, ठीक है बेटा। किडनी के ऊपर आपने पढ़ा था वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आपने किडनी पढ़ना स्टार्ट किया था, किडनी की लेंथ, ब्रेड्थ और आपने थिकनेस पढ़ी थी 10 से 12 सेंटीमीटर, और फिर आपने पढ़ा बेटा 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ, और फिर आपने पढ़ा बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस। और आपने देखा कि आपकी किडनी जो होती है लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में लोकेटेड होती है। किडनी की एक आउटर कवरिंग आपने बनाई थी, एक कनेक्टिव टिश्यू की होती है जिसे आप रीनल कैप्सूल बोलते हैं। किडनी 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर का हिस्सा मेड्यूला कहलाता है। हमने एक डायग्राम पे इसे छोड़ा था, क्या यहां से अब हम शुरुआत करें। वेट होता है 120 से 170 ग्राम। मैं एक बार ही देख लेती हूँ, आपने ना आई थिंक कहां छोड़ा है, यहां छोड़ा है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपने एक डायग्राम बनाया था, क्या शुरू करें। यस एवरीवन, बताओ बताओ बताओ, शुरू करें। यस एवरीबॉडी, हाँ, वेट बता दिया मैंने। मैम आई हैव नॉट रेड 3 चैप्टर्स, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम दिस। बेटा यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस, बट देर आर फ्यू थिंग्स जो शायद पिछले चैप्टर्स की रिलेट करे। जैसे इस चैप्टर में हम टिश्यू वाले पार्ट का कुछ चीज रिलेट करेंगे, एपिथेलियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कुछ चीजें तो बेटा पुरानी आती ही हैं। डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुरानी कोई चीज ना आए, कुछ चीजें बीच में आएंगी, पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हमने जितना बना लिया था मैं उतना एक बार आपको बना के बताती हूं, ठीक है। आपने बनाया था ऐसा सा एक स्ट्रक्चर, बीन शेप,
बीन शेप, ये मैंने दिखा दिया आपको रीनल कैप्सूल, ठीक है। और ये आपने बनाया था किडनी, और अब मैं ना वो पिरामिड्स बनाती हूँ जो हम लास्ट क्लास में बना रहे थे, पर बहुत जल्दी जल्दी बना रहे थे, बट एनीवे ऐसे आपने कुछ पिरामिड्स बनाए थे, इनसे पतली पतली डक्ट्स बनाई थी, इधर और पिरामिड्स बनाए और पतली डक्ट्स बनाई, ये दो डक्ट फ्यूज हो जाते हैं तो एक छोटी ऐसी डक्ट और बनती है। फिर आपने यहां पिरामिड्स और बनाए होंगे, ऐसे इनसे डक्ट निकली, यहां पिरामिड्स और बनाए होंगे, यहां से डक्ट निकली, इनको बिल्कुल ध्यान से एक बार ही देखना। फिर ये दो डक्ट फ्यूज कर गए, ये वाली डक्ट बन गई, ये कॉमन एरिया में ओपन होते हुए तुम्हें दिखेंगी। फिर यहां तुमने एक और पिरामिड बनाया, यहां से एक डक्ट निकाल दिया, फिर तुमने यहां से एक पिरामिड बनाया, यहां से डक्ट निकाल दिया, इन दोनों को फ्यूज कर दो और ये डक्ट ऐसे बना दो। कुछ इस टाइप का ही डायग्राम आई एम होपिंग कि तुमने पिछली क्लास में बनाया होगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमने ऐसा बनाया होगा। जल्दी बताओ, ये शीशा बेटा धन्यवाद, जल्दी बताइए क्या कुछ इस प्रकार का ही डायग्राम तुमने लास्ट क्लास में बनाया था, हाँ या ना? थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है बट मोस्ट लाइकली ऐसा ही डायग्राम था, मोस्ट लाइकली ऐसा ही डायग्राम था, यस। अब बेटा आज इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखते हैं। देखो किडनी को ना बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक पार्ट होता है उसका रीनल कॉर्टेक्स, रीनल वर्ड कहां से आया, रीनल वर्ड आया किडनी, रीनल रीनल वर्ड आया किडनी, तो रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। आप बायोलॉजी में कॉर्टेक्स और मेड्यूला के टर्म्स बहुत ज्यादा बेटा यूज करेंगे, है ना? कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाले टर्म्स आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे बेटा बायोलॉजी में, खास करके जूलॉजी में। तो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है ना, कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर हिस्सा, कॉर्टेक्स मींस आउटर एंड मेड्यूला मींस ऑलवेज इनसाइड। ओवरी में भी जब आप आगे बेटा 12वीं कक्षा में पहुंच जाओगे पढ़ लिख के, वहां पे भी कॉर्टेक्स मेड्यूला यूज होता है। आगे मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाऊंगी, वहां पे भी कॉर्टेक्स मेड्यूला वर्ड यूज होता है। ये जो आप बेटा हिस्सा देख रहे हो ना, जिसे मैं थोड़ा सा अगर चाहूं तो शेड कर सकती हूं, बट मैं शेड नहीं करना, शेड कर दूं क्या? हाँ, डॉट डॉट से बनाती हूं, डॉट डॉट से। ये जो बाहर का हिस्सा देख रहे हो ना बेटा, इसे कॉर्टेक्स बोला जाता है। ये किडनी का सेक्शन है, ये किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है एक्चुअली। तो आप ये जो बाहर का हिस्सा देख रहे हो ना, जिसमें मैं डॉट्स बना रही हूं, ये बाहर का हिस्सा कहलाता है किडनी का, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कॉर्टेक्स। लेबलिंग करते जाओ साथ के साथ। ये क्या कहलाता है बेटा? दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स, दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स एंड दिस मींस द आउटर रीजन ऑफ द किडनी। ये तो आपने पिछले दिन लेबल कर ही लिया था ना बेटा, इसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल, इसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल। दिस इज द कवरिंग अराउंड द किडनी, यस। अगर आप बेटा मेड्यूला वाले एरिया को देखोगे ना, तो ये अंदर जितना भी ग्रीन वाला हिस्सा तुम्हें दिख रहा है ना, दिस इज द मेड्यूला हिस्सा। और मेड्यूला को आप फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। जो आपका मेड्यूला वाला हिस्सा होता है ना, जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, वो अंदर वाला हिस्सा वो मेड्यूला है। मेड्यूला में फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मेड्यूला में फर्दर छोटी छोटी यूनिट्स है। अब सबसे पहली यूनिट जो तुम्हें दिख रही है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिनको मैं थोड़ा जूम करके भी तुम्हें बना के बता सकती हूं, वैसे तो तुम्हें काफी क्लियर दिख रहे हैं। इन्हें बोला जाता है रीनल पिरामिड। इनका शेप पिरामिड जैसा दिख रहा है कि नहीं बच्चों? इन्हें बोला जाता है रीनल पिरामिड। क्या बोला जाता है? रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड, है ना? और इस पिरामिड को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बेटा, ये ऐसी दिखती है। और ये ऐसी क्यों दिखती है, ये मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगी आगे। ऐसा लगता है कि इसमें स्ट्राइएशंस है, ऐसा लगता है मानो इनमें धारियां हैं। इनमें धारियां क्यों नजर आती है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगी। ये जो मैं शेड कर रही हूं, दिस इज द रीनल पिरामिड।
दिस इज द रीनल पिरामिड। ठीक है, रीनल पिरामिड से बेटा तुम्हें क्या नजर आ रहा है? रीनल पिरामिड बोल लो, ठीक है, मेड्यूलरी पिरामिड बोल लो, एक ही बात है, रीनल पिरामिड बोल लो या मेड्यूलरी पिरामिड बोल लो। ठीक है, एनसीईआरटी ने आई थिंक बेटा मेड्यूलरी पिरामिड दे रखा है, तो आप मेड्यूलरी पिरामिड ही लिखो जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। एक ही बात है बेटा, वो मेड्यूला की पिरामिड है ना, तो रीनल पिरामिड बोलो या मेड्यूलरी पिरामिड बोलो, ठीक है। ज्यादा एप्रोप्रिएट जो है वो मेड्यूलरी इसीलिए क्योंकि मेड्यूला का पिरामिड है, तो आप मेड्यूलरी पिरामिड लिख लो। या तो आप स्लैश करके मेड्यूलरी पिरामिड लिख लो, या तो सिर्फ आप रीनल पिरामिड और मेड्यूलरी पिरामिड दोनों लिख लो, या तो सिर्फ मेड्यूलरी पिरामिड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एनसीईआरटी में मेड्यूलरी पिरामिड वर्ड यूज किया हुआ है, तो वी कैन गो फॉर दिस। मेड्यूलरी पिरामिड से तुम्हें ये छोटी छोटी डक्ट दिख रही है, ये वाली बेटा, ये छोटी छोटी ब्रांच जो यहां से निकली हुई है, इन्हें बोला जाता है माइनर कैलाइसिस। इन्हें क्या बोला जाता है? माइनर कैलाइसिस। और अगर तुम देखोगे ना बेटा, ये माइनर कैलाइसिस आपस में फ्यूज करके एक बड़ी कैलाइसिस बनाती है, इसे बोलते हैं मेजर कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस मिल जाती है तो मेजर कैलाइसिस बनाती है। माइनर कैलाइसिस मिलके ये वाला स्ट्रक्चर बनाती है जिसे तुम मेजर कैलाइसिस बोल रहे हो। ये माइनर है, ये मेजर है, ये माइनर माइनर मिली तो मेजर कैलाइसिस बनी। पहले मुझे ये बताओ, क्या यहां तक तुम्हें नजर आ रहा है माइनर कैलाइसिस और मेजर कैलाइसिस? नजर आ रहा है? कैलिक्स बोल सकते हो, कैलाइसिस भी बोल सकते हो, इट्स द सेम थिंग। कहीं कहीं पे कैलिक्स सुनोगे, कहीं पे कैलाइसिस सुनोगे, इट्स द सेम थिंग। अब आप स्लैश करके लिखो, इट्स द सेम थिंग बच्चों। ठीक है, यस एवरीबॉडी। और बेटा ये खुलती है फिर इस एरिया में, इस ब्रॉड एरिया को जो फनल शेप होता है इसे बोला जाता है रीनल पेल्विस। और आपको मैं ये बता दूं कि ये ऊपर की जो तीन चीजें आपने बनाई हैं, इसने मिलके बनाया रीनल पिरामिड, मेजर और माइनर कैलाइसिस ने मिलके बनाया जिस हिस्से को, उसे बोला जाता है रीनल मेड्यूला। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? इसे बोला जाता है रीनल मेड्यूला। द सेकेंड पार्ट ऑफ द किडनी, द इनर पार्ट। ये क्या है? नंबर 1, this is the outer cortex area, this is the inner medullary area which has further renal pyramids, major कैलाइसिस and minor कैलाइसिस। और सारे मेजर कैलाइसिस मिलके कहां ओपन होते हैं? रीनल पेल्विस। यहीं से यूरिन बाहर जाता है, तुम्हें पता है, मैं आगे पढ़ाऊंगी अभी तुम्हें। यहां से यूरिन कैसे बाहर जाता है? क्योंकि मैम यहां से निकली हुई होती है ना, क्या निकली हुई होती है? यूरेटर। यहीं से तो निकली हुई होती है बेटा यूरेटर। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? यूरिन जो है यहीं से तो बेटा आगे पास ऑन होगा। अभी मैं तुम्हें आगे का जब कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाऊंगी कि कलेक्टिंग डक्ट पूरे यूरिन को यहां से कैरी करके बाहर लेके जाता है। ये जो निकली हुई है ना बेटा स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है यूरेटर। एनसीईआरटी ने एक चीज कही हुई है कि किडनी के कॉनकेव साइड पर, किडनी का कॉनकेव साइड कौन सा बेटा? केव। केव का मुंह कैसा होता है? ऐसा होता है केव, केव का मुंह। तो ये कॉनकेव साइड है। किडनी के इस कॉनकेव साइड पर एक ओपनिंग होती है। आपकी किडनी में कोई भी चीज एंटर या कोई भी चीज एग्जिट जो कर रही है बेटा, इसी ओपनिंग से एंटर या इसी ओपनिंग से एग्जिट कर रही होती है, जिस ओपनिंग को बोलते हैं हाइलम। हाइलम इज एन ओपनिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी। आपकी यूरेटर भी वहीं से निकल रही है, आपकी रीनल आर्टरी भी यहीं से एंटर करती है, आपकी रीनल वेन जो है यहां से एग्जिट करती है। रास्ता एक ही है, दरवाजा एक ही है, और वो दरवाजा है कॉनकेव साइड पर किडनी के। इस दरवाजे को बोलते हैं हाइलम। यहां पर ये दरवाजा है, ये कॉनकेव साइड पर, ऐसे मान लो। इस कॉनकेव साइड पर ये जो दरवाजा है इसे बोला जाता है हाइलम। हाइलम को हम लिखते हैं एन ओपनिंग for the blood vessels and ureter on the concave part या on the concave side। ठीक है जी, कोई दुखदार समस्या तो नहीं? कोई दुखदार समस्या तो नहीं?
ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक चीज बची है। देखो तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि मैम मेड्यूला जो है वो अंदर वाला हिस्सा है ना। हाँ सुनो, अब सुनो 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 मैम, ये जो है क्या बोलते हैं, मेड्यूला अंदर वाला हिस्सा है, कॉर्टेक्स जो है बाहर वाला हिस्सा है, मेड्यूला में मेड्यूलरी पिरामिड्स आते हैं, माइनर केलाइसिस उसकी उससे निकलने वाली पतली पतली जो हमें डक्ट जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, माइनर केलाइसिस फ्यूज कर जाते हैं तो मेजर केलाइसिस बनते हैं, और मेजर केलाइसिस सारे रीनल पेल्विस में ओपन हो रहे हैं, जहां से यूरिन एक्चुअल में बाहर कैरी करके हम लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूरेटर। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। एक चीज एनसीईआरटी ने कही है कि आपको बेटा अगर मैं ना शेड करके बनाऊं, जैसे आप चाहो तो इसे बना सकते हो, चाहो तो इसे मत बनाओ, जैसे मैं तुम्हें शेड करके ये चीज बहुत अच्छे से दिखा सकती हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे छोटू किडनी दिखाऊं ना बेटा, छोटू किडनी, फिर मैं तुम्हें उस डायग्राम में भी दिखाऊंगी, फिर मैं तुम्हें उस डायग्राम में भी दिखाऊंगी, तो मैं येलो कलर से दिखाती हूँ एक्चुअली। अगर मैं हिस्से को पूरा पेंट कर दूं ऐसे, अगर मैं इस हिस्से को पूरा पेंट कर दूं और इसमें मैं दिखाऊं आपको क्या, पिरामिड्स, अगर मैं इसको हिस्से, अरे पिरामिड ना अब ग्रीन कलर से दिखेगा नहीं इसके ऊपर, तो मैं पिंक कलर से दिखाती हूं। अब इसके ऊपर अगर मैं पिरामिड दिखाऊं ऐसे, मैं वहां उस डायग्राम में भी दिखाऊंगी, तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें ये बनाना है, पर इस डायग्राम से मैं तुम्हें थोड़ा और बता सकती हूँ बेटर। तुम्हें ये नजर आ रहा है बेटा, ये जो कॉर्टेक्स है, ये जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है, ये पीला वाला जो है ये मैंने कॉर्टेक्स का हिस्सा बनाया हुआ है, ये जो येलो वाला है ये कॉर्टेक्स का हिस्सा मैंने बनाया हुआ है, जो येलो कलर से मैंने शेड किया है, और जो पिंक कलर से मैंने बनाया हुआ है बेटा वो मेड्यूला का हिस्सा है। क्या तुम्हें नजर आ रहा है कि कॉर्टेक्स का कुछ कुछ पार्ट मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में है, नजर आ रहा है? जो येलो कलर से मैंने शेड किया है वो कॉर्टेक्स है, जो येलो कलर से मैंने बनाया है वो है कॉर्टेक्स। तुम्हें नजर आ रहा है बेटा ये जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है ये पिरामिड के बीच बीच में भी घुसा हुआ है, नजर आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ नजर आ रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कुछ लाइंस मैम कॉर्टेक्स की पिरामिड के बीच बीच में है, कुछ कुछ लाइंस मैम कॉर्टेक्स की पिरामिड के बीच बीच में। मैं चाहूं तो यहां पे भी दिखा सकती हूं इस तरीके से, कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा पिरामिड के बीच बीच में है, कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा पिरामिड के बीच बीच में है, ये कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है, बट दिस कॉर्टेक्स का हिस्सा इज इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड एंड दिस पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंडेड मतलब आगे की तरफ मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में होता है, इसको बोला जाता है बेटा रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई, या सिंपल कॉलम ऑफ बर्टीनाई भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो? या तो कॉलम ऑफ बर्टीनाई बोलो या रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई बोलो, सेम थिंग, ये वर्ड को बोलो, नहीं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में टंग ट्विस्ट हो जाती है। तो मैं यहां पे लिख सकती हूं, उस डायग्राम की जरूरत भी नहीं है वैसे, इसे बोला जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई है क्या ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई? कॉर्टेक्स extended between, cortex extended between medullary pyramid, cortex extended between medullary pyramid, कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में एक्सटेंडेड है उसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई। समझ में आ गई बात? डन 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 कर लो, यस एवरीबॉडी। बातें बातें, एड्रेस वेड्रेस, फोन नंबर लेना। 11वीं के बच्चे सबसे ज्यादा नलायकी करते, देखो स्वरली बातें कर रही है, कितने सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हो हैं। लक्ष्य, क्या क्या नाम है? हाँ लगे पड़े हैं, क्लास शुरू होती है ये इनका चैटिंग स्टार्ट हो जाता है बेटा आपस में, ऐसा लगता है आपस में मैसेज मैसेज खेलना चाह रहे हैं।
ये देखो मनदीप लगे लगे पड़े हैं, पता नहीं कौन कौन है भाई। डन 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 एवरीबॉडी। बेटा देखो, बहुत ज्यादा थ्योरी आपको इसमें कहानी लिखनी नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आपने किडनी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और आपको इसको प्लीज, मैं तो रिक्वेस्ट करूं, इसको कहानी के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस डायग्राम में मैक्सिमम चीजें जितनी हमें कवर करनी थी हमने इस डायग्राम में कवर कर ली है, ठीक है। 1-2 पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूं वो उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली आप यहां पे लिखो। आपने किडनी से शुरू किया है ना, आपने नंबर 1 किडनी लिखा होगा ना, मुझे पता नहीं आपने लास्ट टाइम पे ये लिखा है या नहीं, वरना वहीं पे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि किडनी के 2 हिस्से हो गए, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। ठीक है, एक पॉइंट ये लिख सकते हो, रीनल पेल्विस इज फनल शेप, जहां पे सारे मेड्यूलरी पिरामिड ओपन हो रहे थे बेटा। फनल शेप्ड फ्रॉम वेयर यूरिन इज कैरीड आउट, from where urine is carried out via, ऑलरेडी रिटर्न ये वाला पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट लिख लो, यूरिन इज कैरीड आउट वाया यूरेटर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात किडनी की, किडनी यूरिन बनाती कैसे है, क्योंकि किडनी के पास क्या होता है, नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन। कैन यू इमेजिन, 1 मिलियन नेफ्रॉन बेटा, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। और इसी वजह से आपने सुना भी होगा कई बारी कि बंदा एक किडनी पे सरवाइव कर सकता है, अगर उसकी एक किडनी भी ठीक ठाक है तो वो सरवाइव कर सकता है। आपने ये सुना होगा, क्यों, क्योंकि एक एक किडनी में 1 मिलियन के करीब बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, जो यूरिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, दैट इज द नेफ्रॉन। तो इमेजिन द नंबर बेटा, इमेजिन द नंबर, ईच किडनी हैज approx 1 मिलियन नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को ही क्या बोलते हैं बेटा, तुमने फ्रॉग के केस में भी पढ़ा था ना, फ्रॉग के केस में भी पढ़ा था, यूरिनिफेरस टिब्यूल। यूरिनिफेरस टिब्यूल बोल लो या नेफ्रॉन बोल लो मेरे प्यारे बच्चों, इट इज द सेम थिंग। यूरिनिफेरस टिब्यूल बोल लो या नेफ्रॉन बोल लो बेटा, ये सेम थिंग है। ठीक है, ये देखो प्रवीण शर्म कर, कह रहे अनदर वन इज फॉर आईफोन। भाई टारगेट ऊंचा सेट करो, आईफोन बेटा, इतना सा टारगेट है, इतने से टारगेट के लिए कितनी मेहनत करेगा तू, किडनी बेचेगा बस, ये जो बात कर रहे हैं ना, 1 किडनी इज इनफ, अनदर किडनी फॉर आईफोन। हाँ, मेरे जीवन का टारगेट है आईफोन खरीदूंगा। अरे यार, जब सोचेगा ही इतना तो यहीं तक पहुंचेगा भाई। अरे यार बेटा, यार कैसी बातें करते हो यार, थोड़ा तो बेटा एम हाई रखो यार, जीवन में बड़ा एम रखो भाई। ओफो, ये मेरे प्यारे बच्चों को मैं कैसे बड़ा करूं भाई, कैसे कैसे समझाऊं जीवन के बारे में। ईच किडनी हैज, हंसोगे तुम अपनी इन बेवकूफियों पे बेटा, आज से 5, 6, 7, 8 साल बाद हंसोगे, 10 साल बाद हंसोगे, सही बता रही हूं। ठीक है, और नेफ्रॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है,
वैसे तो बेटा इसके आगे हमें ये पढ़ना है, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बट हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सबसे पहले नहीं करेंगे। हमें ना बेटा बाकी पार्ट्स के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए, और जिस प्रकार से तुम मुझे आंसर देते हो तुम्हें तो थोड़ा ज्यादा ही पता होना चाहिए। अपनी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में भी थोड़ा पता करते हैं, अपनी यूरेटर के बारे में भी थोड़ा सा पता करते हैं, और अपने यूरेथ्रा के बारे में भी थोड़ा सा पता करते हैं, क्योंकि ये भी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है। हालांकि एनसीईआरटी ने तो बेटा इनके बारे में कुछ भी देना जरूरी नहीं समझा, तो हम इनके बारे में दो दो शब्द बेटा कह देते हैं इनकी इज्जत में, और थोड़ी बहुत बातें आपको समझाते हैं। उसके बाद हम एक्चुअल में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट से इसे डन कीजिए और फिर बेटा मुझे थम्स अप दीजिएगा, ठीक है। चलो ओ मेरे प्यारे बच्चे, ओ मेरे भोले बच्चे, तुम्हारा जीवन तो आईफोन के अराउंड घूमता है, अपनी सोच को थोड़ा ऊपर उठा लो, अरे ऊपर उठा लो, अरे पढ़ाई लिखाई कर लो। थम्स अप, पक्की बात। चलिए अब किडनों के बाद बेटा हम पढ़ेंगे, किडनों के बाद हम पढ़ेंगे यूरेटरवा के बारे में, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे अपने ब्लैडर के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे अपने यूरेथ्रा के बारे में। तो बेटा जी आपकी किडनी से क्या निकला, आपकी किडनी से क्या निकला, नंबर 2 पार्ट आपकी किडनी से निकला यूरेटर। और यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम एक साथ बनाएंगे, क्योंकि यूरेटर अल्टीमेटली किडनी से यूरिन को कैरी करके कहां लेके जाते हैं बेटा, ब्लैडर के पास, है ना। यस चलो, यूरेटर इज नॉट यूरेथ्रा। सबसे पहली मूर्खता तो तुम यही करते हो, पहली मूर्खता, नंबर 1 मूर्खता, कि यूरेटर और यूरेथ्रा में भेद ही नहीं समझ पाते, अंतर ही नहीं समझ पाते। फ्रॉग के यूरेटर में और अपनी यूरेटर में अंतर नहीं समझ पाते, यूरेथ्रा क्या होती है उसमें अंतर नहीं समझ पाते। तो पहले तो बेटा इसका नाम याद रखना है, इट इज नॉट यूरेथ्रा, इट इज यूरेटर, इट इज यूरेटर। यूरेटर इज बेटा द डक्ट दैट arises from kidney, that arises from kidney to carry urine, to carry urine to the urinary bladder, that's all। इतना ही लिखना है आपको, सिर्फ इतना, to urinary bladder। समझ में आ गई, अरे यार समझ में आ गई बात। अब मैं आपको बताती हूं ब्लैडर के बारे में, क्योंकि जब मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन सिखाऊंगी, यार एसी थोड़ा ठंडा कर दो, तो उसमें बेटा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, और यहां पे तो कुछ बताया नहीं है, बट आगे जब मिक्चुरेशन का प्रोसेस या यूरिनेशन का प्रोसेस समझाया हुआ है, वहां पे बेटा ये चीज बोला है, ठीक है। यस चलो, ये हम बनाने जा रहे हैं अपनी ब्लैडर, और ब्लैडर के साथ ना मैं दिखा देती हूं आपको थोड़ी अच्छे से ना, एक ही डायग्राम में ना यूरेटर भी दिख जाएगा, यूरेथ्रा भी दिख जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर भी दिख जाएगा। अरे भाई एक साइड का इतना अच्छा बन जाता है, दूसरी साइड में मौत ही आती है। चलो ये परफेक्ट तो नहीं बना, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब ऊपर से लेके आते हैं यूरेटर को। यूरेटर जो किडनी से निकली थी, और ये है तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर। अभी देखना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज योर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर यूरेटर, और यूरिन जिससे बाहर आएगा दिस इज योर यूरेथ्रा।
यूरिनरी ब्लैडर के एक्चुअल में 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये डोम शेप, डायफ्राम का शेप होता है ना, डोम शेप। एक होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट यूरिनरी ब्लैडर का, ऐसे समझना बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर है समझो। तो ये यूरिनरी ब्लैडर का एक सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है एपेक्स, सेकंड वाला हिस्सा होता है यूरिनरी ब्लैडर का बॉडी, और नीचे वाला हिस्सा होता है यूरिनरी ब्लैडर का नेक। ठीक है, इतनी कहानी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। जो बात यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एपेक्स मतलब हमेशा एपेक्स मतलब एपेक्स मतलब ऊपर, नेक मतलब नीचे वाला हिस्सा, बॉडी मतलब बीच वाला हिस्सा। ये ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिनरी ब्लैडर में होता है बेटा मसल्स, स्मूथ मसल्स। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरते हो और अपने अनुसार बेटा यूरिन करने जाते हो। अब भी कितने लोगों को आ रही होगी बेटा तुम्हारे क्लास में, लेकिन जाएंगे नहीं, क्यों? लेक्चर बीच में छूट जाएगा। और कई लोग होते हैं बेटा वहां ज्यादा जाते हैं, लेक्चर कम अटेंड करते हैं, फिर कहते हैं रिपीट कर दो, बनाया नहीं था, पीछे करो, ये वो, है ना। यूरिनरी ब्लैडर के पास पोटेंशियल है कि तुम यूरिन को स्टोर कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, ये नहीं कि बेटा सालों साल यूरिन स्टोर कर रहे हो। चले जाना चाहिए, वैसे बहुत ज्यादा प्रेशर है, इट्स नॉट गुड। यूरिनरी ब्लैडर में से जब यूरिन को बाहर करना होता है तो इसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इसमें जो स्मूथ मसल्स होती है इन्हें बोला जाता है डिट्रीयूसर मसल्स। इन मसल्स का नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन मिक्चुरेशन सिखाऊंगी तो उसमें बेटा इन डिट्रीयूसर मसल्स का कहीं ना कहीं यूजेज है। समझ रहे हो मेरी बात? यस एवरीवन, यस। आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर होती है इट हैज स्मूथ मसल्स इन द वॉल। स्मूथ मसल्स इन इट्स वॉल। इसकी वॉल पे स्मूथ मसल्स होते हैं। इन स्मूथ मसल्स का नाम होता है, दे आर बेटा नोन एज डिट्रीयूसर मसल्स। इन स्मूथ मसल्स को डिट्रीयूसर मसल्स क्यों बोलते हैं? डिट्रीयूजन का मतलब क्या होता है पता है? डिट्रीयूजन का मतलब होता है यूरिन का पास होना, यूरिन की पैसेज। डिटेल में कराऊंगी जब मैं अभी आपको प्रोसेस मिक्चुरेशन पढ़ाऊंगी। अभी से मसल्स को डिट्रीयूसर मसल्स बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिट्रीयूशन ऑफ यूरिन कराती है, डिट्रीयूशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डिट्रीयूशन ऑफ यूरिन का मतलब होता है पैसेज ऑफ यूरिन, क्योंकि जब तक ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, जस्ट लाइक अ बलून। अगर बलून को बेटा आप क्या करते हो, पिचकाते हो, तो अगर बलून का मुंह खुला हुआ है, नॉब खुली हुई है, तो उसमें अगर पानी भरा हुआ है, वो होली वाला बलून, होली वाला बलून आपने देखा है, अगर आपने होली वाले बलून का वो बंद नहीं किया और उसमें पानी भरा हुआ है, आप पिचकाओगे तो बेटा बाहर आ जाएगा ना पानी। वैसे ही आप यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, डिट्रीयूसर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो यूरिन का डिट्रीयूशन होता है, पुशिंग डाउन ऑफ यूरिन। ठीक है, यस, समझ गए? यस एवरीवन। हाँ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खैर, एनीवे यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर ओपन करती है, एंड नंबर 4 पार्ट होता है यूरेथ्रा, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो यूरेथ्रा मैंने बहुत छोटा बनाया है। अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो यूरेथ्रा मैंने बहुत छोटा बनाया, तो ये फीमेल की यूरेथ्रा हो सकती है, क्योंकि फीमेल की यूरेथ्रा सिर्फ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। मेल की जो यूरेथ्रा होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर आप देखोगे ना, जब आप बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो मेल का यूरेथ्रा इतना लंबा बनाते हैं ऐसे। इमेजिन, मेल यूरेथ्रा इज अ वेरी लॉन्ग डक्ट, बट फीमेल यूरेथ्रा इज अ वेरी स्मॉल डक्ट। फीमेल की यूरेथ्रा बहुत छोटी है, मेल का यूरेथ्रा बहुत लंबा होता है। और एक डिफरेंस है, जब आप यूरेथ्रा बोलते हो तो मैं ऐसे करके कर लेते हैं हम लोग, मेल एंड फीमेल। मेल में ये क्या है बेटा, लॉन्ग, अराउंड होता है 20 से 25 सेंटीमीटर। ये अगर एनसीईआरटी में यहां नहीं भी दिया हुआ ना, और जो बच्चे ये सोचेंगे कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आगे एनसीईआरटी में दिया होता है, आगे एनसीईआरटी में दिया है बेटा, आपको पढ़ना है। और जो ये सोचता है एनसीईआरटी में नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। ये फीमेल में बेटा ये होती है शॉर्ट, ये होती है 2 से 4 सेंटीमीटर कह सकते हो। यूरेथ्रा मेल के केस में कैन कैरी स्पर्म प्लस यूरिन। तो जितने भी बच्चों ने, मैंने जब वहां पे बेटा पढ़ाया था
फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग की यूरेटर ऐसा काम करती है। जब मैंने पूछा था बेटा क्या ह्यूमंस में भी ऐसा होता है, सारे बच्चे कहने लग गए हाँ हाँ हाँ, यस मैम यस मैम यस मैम। हाँ याद है, फ्रॉग के केस में मेल यूरेटर, फ्रॉग के मेल में मेल यूरेटर जो होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है। यूरेटर कैन कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन मेल फ्रॉग, बट इन ह्यूमन मेल्स यूरेटर तो यूरिन ही कैरी करता है, यूरेथ्रा कैरी करता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बेटा ऐसी बकवास कर रहे होते हैं जैसे तुम कमेंट्स में कर रहे हो, एक्चुअल साइंस नहीं पता है, बिल्कुल गधे हैं। एक्चुअल में रियलिटी में 5 क्वेश्चन पूछोगे तो एक सिस्टम बॉडी का नहीं पता है, और बकवास करने में नंबर 1 आएगी उनकी पोजीशन, क्योंकि ये सब हरकतें करते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, और पूरी बेटा उल्टी नॉलेज पता होती है उनको, रियल नॉलेज पता ही नहीं है। समझ रहे हो? यस, इसीलिए ये यूरिनोजेनाइटल है, और यहां पे ओनली यूरिन, दैट्स ऑल। पहले यहां तक कि मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं, और फिर मैं बेटा आगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाती हूं, ठीक है? यस, डन 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 डन। और डन हो जाए तो बेटा मेरे को एक थम्स अप दे देना। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे लोगों को बड़ी कम नॉलेज होती है, ठीक है? बोलते हैं एक्चुअल में जो बोला गया है ना डायलॉग की, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो जो जितनी बकवास करते हैं ना बेटा, रियलिटी में उनकी जीरो नॉलेज होती है, कुछ नहीं आता जाता, कुछ नहीं, जीवन में कुछ करते भी नहीं है, पर ऐसी हरकतें करने में वो बड़े मास्टर होते हैं, नंबर 1 होते हैं, ठीक है? अब स्कूल्स में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने तो अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं। आधे बच्चे सोच रहे होंगे मैम आप क्या बोल रहे हो, हम तो कमेंट्स खोलते ही नहीं है, हमें नहीं पता है, क्योंकि बड़े सिंसियर बच्चे भी होते हैं, आपकी अर्जुना में भी है, यकीन 2 में भी है, आप लक्ष्य में भी हैं, सिंसियर बच्चे होते हैं जो कमेंट्स खोलते ही नहीं, उन बेचारों को पता ही नहीं होता मैम किस बात पे डांट रही हैं। तो मैं कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। अभी जैसे हमने बेटा ये बनाया, सिर्फ इतना बताया कि यूरेथ्रा इज लॉन्गर इन केस ऑफ मेल्स। तो तुम्हारे एकदम एंटीना ऐसे खड़े होते हैं कि तुम बकवास चीजें ज्यादा सोचते हो, और तुम ही वो बच्चे हो बेटा जिनकी वजह से हो सकता है कि जब स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो टॉपिक्स पढ़ाने नहीं चाहते, आगे तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, आधे टीचर्स को, स्पेशली अगर फीमेल टीचर है, वो तो स्किप कर देती है, क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि तुम जैसे बच्चे हो तुम्हें डिजर्व भी तुम नहीं करते होगे आधे टाइम कि तुम्हें वो पढ़ाया जाए, बिकॉज तुम एक सिंपल सी चीज को इतना और मेरे को घबराहट होती है ऐसी जनरेशन से, मुझे घबराहट होती है ऐसे लोगों से, मुझे घबराहट होती है ऐसी सोच से कि बच्चे के इतनी छोटी सी चीज बोलने पर उसको इतनी फालतूगिरी इतने पे सोच सूझ रही है कि वो रियलिटी में कैसे रहते होंगे अपनी फैमिली में, कैसे रहते होंगे अपनी फीमेल फ्रेंड्स के अराउंड, कैसे रहते होंगे अपनी बहनों के अराउंड, कैसे रहते होंगे अपनी माँ के अराउंड। मुझे सच में हैरानी होती है ये सोच के कि इतनी सी बात पे अगर इतना फालतू लिख सकते हैं तो भाई रियलिटी में कैसे होते होंगे, सच्चाई है ये। पर हम तो पढ़ाते हैं भाई, क्योंकि मुझे पता है कि यार ऐसी कैटेगरी सिर्फ 2% स्टूडेंट की है, बाकी तो पढ़ने के लिए आया ना बेचारा बच्चा, उसकी क्या गलती है, उसको तो पढ़ना है, तो उसको तो सही नॉलेज जानी चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो सीखोगे चीजें कैसे बेटा, जीवन में कैसी चीजों को अप्लाई करोगे, समझ रहे हो? दैट्स द थिंग। बट एनीवे बेटा हमारा काम है बोलना, और फालतूगिरी करने वालों को बेटा फालतूगिरी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है ना? इट इज वेरी वेरी सैड टू सी, बट एनीवे चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए मेरे जग से न्यारे बच्चों, सुनिए सुनिए। हाँ अब बेटा आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है? आगे पढ़ाई करते हैं, और हमने अभी बेटा बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। पहले यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं, और फिर बेटा हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे मूव करेंगे, ठीक है? वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वी हैव टू मेक अ डायग्राम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम खोलिए सब बेटा एनसीईआरटी पे, मेरी वाली एनसीईआरटी पे थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, आप अपनी एनसीईआरटी एक बारी खोलिए बेटा, एनसीईआरटी खोलिए, ठीक है? चलो, इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी है बेटा, 1 पेयर ऑफ यूरेटर है बेटा,
and a urinary bladder and a urethra. ठीक है. Kidneys are reddish brown bean shaped structure situated between the level of last thoracic. हमारी last thoracic 12वें नंबर वाली होती है, जब लोकोमोशन पढ़ाऊंगी तो पढ़ेंगे, है ना. And the third lumbar जिसे L3 बोला जाता है, close to the dorsal inner wall of abdominal cavity. बेटा ये वाली लाइन ऐड करिए प्लीज अपने नोट्स में, ये हम लिखना भूल गए हैं. ये जो किडनी होती है, दे आर अटैच टू द डोर्सल साइड ऑफ योर बॉडी वॉल. दे आर अटैच टू द डोर्सल वॉल. आप ये एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की लिखिए कि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. इनके लोकेशन में जहां पे भी आपने लिखा है लिखिए, दे आर वेरी वेरी क्लोज. एक्चुअली दे आर अटैच टू द डोर्सल वॉल. ठीक है, डोर्सल वॉल पर ही अटैच होती हैं. ईच किडनी इन एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस विद एन एवरेज वेट ऑफ बेटा 120 से 170 ग्राम इनके बेटा वेट होता है. ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर, पता है ना बेटा, दिस इज द डोर्सल साइड, दिस इज द वेंट्रल साइड. सो डोर्सल साइड, दिस इज द डोर्सल साइड. ठीक है, चलो. Towards the center of the inner concave surface of the kidney, there is a notch. Notch मतलब there is a opening, which is called as the hilum. ठीक है, through which the ureter, blood vessels, nerves enter. जितनी भी चीजों की एंट्री या जितनी भी चीजों की एग्जिट आपके किडनी से होनी है, वो उसी नॉच, उसी बेटा कार्डियक नॉच बोल रही हूँ, उसी बेटा हाइलम, उसी ओपनिंग से होनी होगी. ठीक है. Inner to the hilum, there is a broad funnel shape space called as renal pelvis with projections called as calyces. बोला, जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर की तरफ मैम, हाइलम से अंदर की तरफ हमें एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बोलते हैं रीनल पेल्विस. और इन्हीं रीनल पेल्विस की प्रोजेक्शंस को अगर आप देखोगे तो ये रीनल पेल्विस से निकली हुई प्रोजेक्शंस लग रही है. ये रीनल पेल्विस से निकली हुई प्रोजेक्शंस लग रही है. अगर ये पेल्विस है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो पेल्विस से ये प्रोजेक्शंस निकली है, पेल्विस से ये प्रोजेक्शंस निकली है. ये रीनल पेल्विस है, ये पेल्विस से ये प्रोजेक्शंस निकली है. इन प्रोजेक्शंस को बोला जाता है कैलाइसिस या कैलिक्स. द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज अ टफ कैप्सूल जिसे बोला जाता है रीनल कैप्सूल. एंड इनसाइड द किडनी देयर आर बेटा 2 जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला. 2 पार्ट्स है. मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस. कोनिकल मतलब ट्रायंगुलर मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस, यानी कि पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस मतलब पिरामिड आगे जाके कैलाइसिस से मिल रही है. द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड नोन एज रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई as renal columns called columns of Bertini. बोला कि कॉर्टेक्स जो होता है एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स, कॉलम्स के फॉर्म में एक्सटेंड करता है और इसी को बोला जाता है बेटा देखो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई या सिंपल कॉलम ऑफ बर्टिनाई. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called as nephron, which are the functional, structural and functional unit होती है बच्चों. Each nephron has 2 पार्ट. ये नेफ्रॉन अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम नेफ्रॉन को अभी पढ़ेंगे. इस डायग्राम को भी एक बार देख लो बेटा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है. ये रीनल कैप्सूल दिखाया हुआ है यानी कि ये किडनी की आउटर कवरिंग दिखाई हुई है बेटा. ये कॉर्टेक्स दिखाया हुआ है यानी कि ये बाहर वाला हिस्सा दिखाया हुआ है. ये मेड्यूलरी पिरामिड दिखाया हुआ है और तुम पिरामिड को देखो ऐसी लग रही है इसमें धारियां बनी हुई है. मैं आगे आपको भी समझाऊंगी कि धारियां क्यों नजर आ रही है, ऐसे धारियों का क्या मतलब है. ठीक है, फिर ये आपको कैलिक्स दिखाए हुए हैं. मैंने आपको माइनर और मेजर कैलिक्स दोनों बता दिए हैं. ठीक है, ये रीनल पेल्विस दिखाया हुआ है, ये रीनल आर्टरी दिखाई है, ये रीनल वेन दिखाया है, ये यूरेटर दिखाया है. कोई दुखदार समस्या? अगर बेटा क्लियर हो गया यहां तक तो आप थम्स अप दे दो एक बारी. फिर हम क्या करेंगे, नेफ्रॉन स्टार्ट करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम स्टार्ट करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जल्दी 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 बताइए. ज्यादा ठंडा कर दिया. यस एवरीबॉडी, हेडिंग डालेंगे क्या? हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. आपको वैसे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मैं नए पेज में बना रही हूं.
ठीक है, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही बनाओ बेटा, क्योंकि ना 2-3 डायग्राम्स की मदद से ही मैं तुम्हें ना पूरा नेफ्रॉन समझा पाऊंगी। मैं ना 2-3 डायग्राम की मदद से ही पूरा नेफ्रॉन तुम्हें समझा पाऊंगी। एक ही डायग्राम में सब कुछ बता दूंगी तो घिचपिच हो जाएगी, क्योंकि नेफ्रॉन के ब्लड वेजल्स भी तुम्हें बताने हैं मुझे, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, वासा रेक्टा। तो 2 अलग अलग डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, एक ही डायग्राम में ना मामला घिचपिच हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना लो, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए। अब बनाना स्टार्ट कीजिए बेटा जी। अगर एक डायग्राम में पॉसिबल होगा तो देखेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। वैसे अब आपने ये वाला डायग्राम भी बेटा 10वीं या 9वीं में तो काफी बार पढ़ा होगा ना, नेफ्रॉन का। हाँ, ये हाफ पेज फुल पेज क्या होता है, तुम खुद देख लो कैसे पेज पे बना सकते हो। जितना बड़ा छोटा बना लो डायग्राम, अपने हिसाब से देखो। कई लोग छोटे टाइप पेज में बना लेते, कई लोग बड़े पेज में। मैं तो कहूंगी कि अगर छोटी नोटबुक है तो फुल पेज लगेगा। अब देख लो अपनी नोटबुक कैसी है। चलो, बनाया है ना, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, 10th में बनाया है ना, वही तो। चलो, मजा आएगा फिर तो तुम्हें। अब तुम सुंदर सा डायग्राम बनाना। ऐसे पहले बनाते हैं, फिर इसको शेड करेंगे। बन गया। अरे मैम साइड प्लीज, मैम डायग्राम ना बनाए, पहले साइड हो जाऊं। एक काम करती हूँ, है ना, बिना डायग्राम बनाए साइड ही हो जाती हूँ। पीसीटी ना बहुत ज्यादा मोटा बन गया है, मैं पीसीटी को थोड़ा चेंज कर सकती हूँ। अगर तुमने बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम मोटा बना सकते हो। मैं थोड़ा सा और बेटर बनाना चाह रही हूँ। तुमने जैसा बनाया यू कैन लीव इट लाइक दैट। और अगर पेंसिल से बनाया है तो चेंज कर सकते हो, और अगर सेम रखना है तो सेम रख सकते हो। मैं थोड़ा सा और डीसीटी जैसा बनाना चाह रही हूँ। जैसे डीसीटी बढ़िया सा बनाया ना, वैसा ट्राई करते हैं, थोड़ा और पतला।
मैं सिर्फ ड्राइंग की सुंदरता बढ़ाई है बेटा, साइंटिफिकली सब सही है। अच्छा डन 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 हो गया सारे बच्चों का, जल्दी बताओ। डायग्राम बन गया सारे बच्चों का, जल्दी बताओ। यस एवरीवन, डन 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 डन। आपके जो नेफ्रॉन होते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन, ये हमने एक नेफ्रॉन बनाया। यस, ये मैंने क्या बनाया है, ये एक सिंगल नेफ्रॉन बनाया है। सिंगल नेफ्रॉन, नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस टिब्यूल, इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस और एक होता है रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल स्टार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल से। बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। ठीक है, ये जो तुमने बेटा रेड कलर से वेजल बनाई हुई है, इसको भी तुम्हें समझाना पड़ेगा अभी मुझे, नहीं तो मुझे पता है तुम दिमाग ही नहीं लगाओगे, तुम इसको समझोगे ही नहीं, रटते रहोगे बस। बस रटने वाली जो आदत है ना, उसको तुम जारी रखते हुए इसे रटोगे। तो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, ये ब्लड वेजल आई कहां से। यहाँ ये जो रेड कलर से मैंने ब्लड वेजल दिखा रखी है, ये आई कहां से। ये जो ब्लड वेजल बेटा मैंने बनाई है ना, अरे ये जो ब्लड वेजल बेटा मैंने बनाई है ना, ये दिख रहा है, ये आपके किडनी में यहाँ पे ब्लड लेके आ रही है नेफ्रॉन में, इसे बोला जाता है एफरेंट आर्टीरियोल। अभी मैं बताऊंगी ये कहां से आई। हालांकि मैंने तुम्हें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बताया है आर्टीरियोल क्या होती है। किसी को भी याद है तो कृपया करके आंसर देने का बेटा कष्ट करें। रीनल आर्टरी, वेरी गुड बेटा, आपको याद है ना आर्टरी, सबसे बड़ी वाली आर्टरी कौन सी होती है, आयोटा। सबसे बड़ी वाली आर्टरी कौन सी होती है, आयोटा। आयोटा की छोटी छोटी मेन ट्री की ब्रांच, ट्री की जो टहनी होती है मेन मोटी वाली, वो है आयोटा। फिर वो पतली पतली ब्रांचेस में टूटती है। आयोटा किस में टूटेगी, आर्टरीज में। आर्टरी किस में टूटेगी, आर्टीरियोल्स में। और आर्टीरियोल किस में टूटता है, कैपिलरी में। अभी मैं तुम्हें ना, जिसको नहीं पता है, क्योंकि कई बच्चे कह भी रहे हैं कि पहली चैप्टर अटेंड कर रहे हैं, हालांकि बेटा पढ़ के आना चाहिए जेन्युइनली, पर मैं बता दूंगी। वैसे ही कैपिलरीज से आगे जाके बनती है, यहां पे तुम देखोगे कैपिलरीज मर्ज करके वेन्स बनाती है, विन्यूल सिस्टम बनता है। ठीक है, तो वो भी बताती हूँ अभी मैं, थोड़ा सा एटलीस्ट आर्टरी वाला सिस्टम समझा दूंगी तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। ये एफरेंट आर्टीरियोल क्या करता है बेटा, एफरेंट आर्टीरियोल यहां ब्लड लेके आ रहा है। कोई मुझे बताए यहां पे ब्लड आ क्यों रहा है, वाई द ब्लड इज कमिंग हियर, वाई ब्लड को यहां क्यों लेके आ रहे हो, किस खुशी में यहां ब्लड लेके आ रहे हो, ये बताओ। और ये एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को कहां लेके जाता है, ये जो तुम गुच्छा देख रहे हो ना एक, ये कैपिलरी का एक गुच्छा होता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरी का एक गुच्छा होता है बेटा जिसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, फिल्टरेशन के लिए। और फिल्टरेशन क्यों करना है, प्यूरिफिकेशन बोल रहे हो, फिल्टरेशन बोल रहे हो, बट फिल्टरेशन करना क्यों है बेटा, वाई फिल्टरेशन इज नीडेड, वाई फिल्टरेशन इज नीडेड। फिल्टरेशन इसीलिए करना है क्योंकि उस ब्लड में क्या है, यूरिया, यूरिया को एलिमिनेट आउट करना है ना। इतना सारा यूरिया है, यूरिया को बॉडी से हटाओगे नहीं तो फिर बेटा टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और टॉक्सिक लोगों को तो भगाना होता है जीवन से, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी बॉडी से भगाना होता है। तो तुम्हारी यूरिया भरी हुई है तुम्हारे ब्लड के अंदर, अब तुम्हें उसको फिल्टर करना है, इसीलिए ब्लड को यहाँ लेके आते हो। सबसे पहले जिस जगह से छानते हो ना, जैसे हमारी चाय की छन्नी होती है, चाय छानते हो ना, अभी तुम्हारी क्लास से जाने के बाद जब मैं घर जाती हूँ तो सबसे पहली चीज मैं चाय पीती हूँ, बड़ा मजा आता है, अकेले बैठती हूँ, सेल्फ टाइम, वो मी टाइम बोलते हैं ना, मी टाइम एंजॉय करती हूँ और एक कप चाय पीती हूँ। ठीक है, तो बेटा जी चाय छानने के लिए, चाय की याद आ गई, चाय छानने के लिए क्या करते हैं, छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ब्लड छानने के लिए बेटा छन्नी तो नहीं लेके जाओगे कि छान दो, छन्नी यहाँ सबसे पहली वाली जो छन्नी होती है वो होती है ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरी का नेटवर्क है, कैपिलरी का गुच्छा है। हाँ, कैपिलरी का गुच्छा है बेटा, जहां से तुम्हें अल्ट्रा फिल्टरेशन करनी होती है। ठीक है, हाँ। फिर बेटा ये जो ब्लड है ना, जो फिल्टर हो जाता है, यहां से ब्लड वापस रिटर्न जाती है। ये वेन नहीं है बच्चों, ये भी एक आर्टरी का ही हिस्सा है, इसे इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। याद रखिएगा मैं जो शब्द यूज कर रही हूं, अरे भाई याद रखिएगा मैं जो शब्द यूज कर रही हूं बच्चों, इफरेंट एंड एफरेंट। ई मतलब एग्जिट, याद रखिए, है तो आर्टीरियोल,
आर्टीरियोल है तो आर्टीरियोल है तो आर्टीरियोल। यस, समझ रहे हो मेरे बच्चे? यस, है तो आर्टीरियोल, बट ई फॉर इफरेंट, ए फॉर एफरेंट, है ना? आना आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, ब्लड हो जाएगा फिल्टर। तो आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेके आ रही होती है किडनी में, और इफरेंट ई मतलब एग्जिट, एग्जिट करवा रही होती है। ठीक है, अब मैम अगला पार्ट जो आता है, देखो मैंने क्या बोला, नेफ्रॉन को आप एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। हम आगे लिखेंगे वैसे इस चीज को, पर चलिए मैं यहां पे भी बता सकती हूं। आपने नेफ्रॉन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया एक्चुअल में ना बेटा, आप नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, एक पार्ट होता है तुम्हारा ग्लोमेरुलस, जो तुम देख चुके हो, विच इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, नंबर 1। ठीक है, यस, वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। दूसरा है बेटा रीनल टिब्यूल, दूसरा है रीनल टिब्यूल। ठीक है जी, यस, हाँ जी, हाँ जी, चलिए। रीनल टिब्यूल का पहला पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल। ब्लड यहां से छन्ने के बाद पता है कहां आता है? ब्लड यहां से छन्ने के बाद जाता है बोमेन्स में से छन्ने के लिए। ये जो बेटा कप लाइक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे भी, इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। जिस तरफ ब्लड आगे आएगा, ये एरो जहां मैंने बना रखी है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहां से भी ब्लड छनता है। सिर्फ बेटा आपकी ग्लोमेरुलस से ब्लड नहीं छनता, आपकी बोमेन्स कैप्सूल से भी ब्लड छनता है। इसको लेबल किया जाए बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ये आपके रीनल टिब्यूल का पहला हिस्सा है, तो हम लिखते हैं रीनल टिब्यूल का पहला हिस्सा, नंबर 1 हिस्सा बोमेन्स कैप्सूल। एक सेकंड, पिंक से करते हैं ना। नंबर 1 बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है जी, यस एवरीबॉडी। अब बेटा जी अगला पार्ट आता है ये हिस्सा, हाईलाइट कर दूं क्या अलग कलर से? इसे कहते हैं पीसीटी। हाईलाइट कर दूंगी तो अलग अलग पार्ट के डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। एक तुम्हें ऐसे दिख रहा है ना, कॉन्व्यूलेटेड, इसे बोलते हैं द कॉन्व्यूलेटेड पार्ट। इसे बोलते हैं एक ऐसा हिस्सा जो कॉन्व्यूलेटेड है। कॉन्व्यूलेटेड का मतलब ऐसे घूमा हुआ है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसे? पीसीटी, प्रॉक्सिमल क्लोजर टू द बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पी सी एंड टी। समझ में आ गई बात? दिस इज नंबर 2 पार्ट। नंबर 2 पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल, पी सी एंड टी। यस, फिर आते हैं बेटा इस वाले पार्ट पे जिसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। आपको मैं बता दूं, यहां से लेके यहां तक वाला पूरा पार्ट लूप ऑफ हेनले है। किसी ने बेटा हेयर पिन देखी है जूड़े वाली? सीरियल्स में बड़ा दिखाया जाता है, इन क्लिप्स से वो चाबी खोल लेते हैं लोग, है ना यार। यू पिन देखी है किसी ने, जो जूड़े में लगाई जाती है? लड़कियों ने तो देखी होगी, लड़कों ने भी देखी होगी यार, मम्मियों के पास होती है।
यू शेप की पिन्स होती हैं, वो जूड़े में लगाते हैं, हम जूड़ा बनाते हैं ना कभी, तो यू शेप की जो पिन होती है, बिल्कुल बोलते हैं हेयर पिन जैसा दिखता है जो एक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, उसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यू शेप में होता है ना। हाँ, तो ये जो होता है बेटा, कहते हैं सीआईडी में, बेटा सीआईडी में सारी चीज, दया दरवाजा खोल दे, खोल दे नहीं, दो दो बोलता है, इज्जत देता है, दया दरवाजा खोल दो, दया दरवाजा खोल देता है, ठीक है। एक होती है वहां जो बेटा 24 घंटे फॉरेंसिक्स है, क्या है उसका नाम, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, जो 24 घंटे फॉरेंसिक में लगी रहती है, उल्टा पुल्टा कुछ तो निकालती रहती है, उसका नाम क्या है बेटा उस लड़की का, शी इज मिस वॉट, एनीवे, चलिए, यस यस यस, नाम 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 तो बताओ, तारिका, हाँ डॉक्टर तारिका, वही तो, हाँ चलो चलो चलो, सारे के सारे सीआईडी देखते हो, यानी कि सबके सब सीआईडी देखते हो, देखना कितने लोगों ने तारिका, अबे पढ़ लो यार, पढ़ लो यार, देखना तारिका, अभी पूछू तुमसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 4 सवाल, फ्रॉग के भी फेंक के दूंगी ना, एक को भी आंसर नहीं आएगा, और वहां उसको तारिका बोलते हैं, ये सबको पता है। आओ, इसे बोलते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहलाता है। क्यों ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहलाता है, अगर आप देखोगे इसमें आपका जो भी ब्लड से फिल्टर होके बनता है ना, उसे फिल्टरेट बोलते हैं, जो ब्लड से छन जाता है वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, यहां वो चीज नीचे की डायरेक्शन में मूव करती है, इसीलिए इसे बोला जाता है बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और फिर बेटा यहां से वो चीज ऊपर की दिशा में जाती है, इसे बोला जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग ऊपर, डिसेंडिंग नीचे। समझ में आ रही है बेटा बात, यस। चलिए देखिए, इसे क्या बोलते हैं, ओवरऑल लूप ऑफ हेनले है, पर अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगी DLOH, शॉर्ट में लिखते हैं DLOH। DLOH का मतलब है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें कोई थिन और थिक पार्ट नहीं आता, ये ओवरऑल इसकी डायमीटर देखो सेम है। लूप ऑफ हेनले के लिए शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं LOH, शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं बेटा LOH, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, डी फॉर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और यहां से फिल्टरेट ऊपर जा रहा है, अगर तुम इसकी थिकनेस देखो असेंडिंग वाले लिंब की, लिंब मतलब होता है हाथ, ऐसे बोलते हैं, असेंडिंग लिंब भी बोलते हैं, डिसेंडिंग लिंब, लिंब का मतलब होता है लिंब, हमारी फोर लिम्स हाइंड लिम्स है ना, वैसे लिंब भी बोल सकते हैं, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का ये पार्ट पतला है, ये पार्ट मोटा है, इसे बोलते हैं द थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इनमें अलग अलग एपिथेलियम होती है, जब मैं इनके फंक्शन पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी। इसे बोलते हैं थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। दिस इज, दोनों को मिला के बोला ALOH। ALOH का मतलब होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले सिंपल। ALOH। किसी को कोई दुख दर्द समस्या बेटा, पहले ये देख लो, बताओ जी बताओ। थोड़ा ना पार्ट्स को डब्बे में डाल देती हूं, ठीक है। डन डन डन। अब बेटा जैसे आपके पास PCT आता है, वैसे ही आपके पास DCT भी आता है। वो प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल है, ये डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल है। वो प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल होता है, ये डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल होता है। इसे DCT बोलते हैं, उसे PCT बोलते हैं। समझ गए? बस शेड इसलिए कर दिया, पता चल जाए कॉन्व्यूलेटेड ये भी है।
कॉन्वुलेटेड ये भी है। कॉन्वुलेटेड मतलब आपको ऐसे फोल्ड दिख रहे हैं ना, सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, ऐसे फोल्ड दिख रहे हैं, है ना, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इधर पे भी तो लिखना था ना, इधर हमने लिखना छोड़ दिया। पीसीटी के बाद नंबर 3 आता है लूप ऑफ हेनले, LOH। नंबर 4 आता है बेटा DCT, और नंबर 5 आएगा बेटा कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन का 80% स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, 80% स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। कलेक्टिंग डक्ट 80% स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। तुम अगर कलेक्टिंग डक्ट को देखोगे ना बेटा, तो कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअल में ना इससे छोटी छोटी ऐसे ब्रांचेस निकली होती है। इसको देख के लगेगा कि यार इसमें टहनी में जैसे ब्रांचेस होती है ना, वैसे इसमें ब्रांचेस नजर आती है। अभी मैं दिखाती हूं आपको, देखो कलेक्टिंग डक्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें से ऐसी ऐसी ब्रांचेस निकली होती है ऐसे। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों? कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा क्यों? एनीबडी एनीबडी एनीबडी? तो आपको ये तो समझ में आ गया कि नेफ्रॉन के 2 हिस्से हो गए, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल स्टार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल से, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। मोर नेफ्रॉन्स, आकांक्षा बिल्कुल सही, अनुष्का वेरी गुड, युवराज वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है। जब आप एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट को देखते हो तो एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट जो मैंने यहां बनाया हुआ है वो केवल और केवल एक ही नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, बहुत सारे मल्टीपल नेफ्रॉन्स बेटा एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। तो अगर मैं चाहूं मैं एक और नेफ्रॉन बना के उसकी डीसीटी की भी ओपनिंग यहीं पे दिखा सकती हूं, एक और नेफ्रॉन बना के उसकी डीसीटी की ओपनिंग यहां पे दिखा सकती हूं, एक और नेफ्रॉन बना के उसकी डीसीटी की ओपनिंग यहां पे दिखा सकती हूं। एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में मल्टीपल नेफ्रॉन्स की डीसीटी आके ओपन हो रहे होते हैं, इसीलिए ऐसी ब्रांच बनाई है। आपको डायग्राम बनाने के लिए 1 मिनट और टाइम दे दूं तो आप लोगों का हो जाएगा, फिर आगे बेटा इसके आगे बात कर सकती हूं मैं। डन 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 कर लो। आपको बेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ अभी यही समझना था, अब हम इंडिविजुअली हर एक स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। पहले आप यहां तक कर लिया है तो आप मुझे बताइए, नेफ्रॉन्स के पार्ट भी समझ में आ गए। हर एक नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले इतना लंबा नहीं होता जितना हमने बनाया हुआ है। बेटा हम ना हर एक को डिटेल में करेंगे, हर एक में कौन से एपिथेलियम होते हैं वो भी लिखेंगे, हर एक चीज को एक मतलब वो सीक्वेंस में करेंगे। आपने यहां तक कर लिया तो पहले ये बताओ, ठीक है? पक्की बात, डन है? अच्छा अब सुनना, अब मेरी बात सुनना बेटा। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या क्या हुए। अगर आप बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस देखते हो, इन दोनों को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है? बोमेंस कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस, दे आर बेटा कलेक्टिवली नोन एज, दे आर कलेक्टिवली मतलब एक साथ मिला के इनको बोला जाता है, दे आर कलेक्टिवली नोन एज मैलफिगियन बॉडी, मैलफिगियन बॉडी, या फिर इसे बोला जाता है प्यारे बच्चों रीनल कॉर्पसल। ये बिल्कुल भी मैलफिगियन टिब्यूल्स नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूं, जहां आप लोग बेटा बिल्कुल मूर्खता करते हो। दिस इज मैलफिगियन बॉडी, ना कि मैलफिगियन टिब्यूल। इन दोनों को एक साथ मिला के बेटा रीनल कॉर्पसल या मैलफिगियन बॉडी बोला जाता है, मैलफिगियन टिब्यूल नहीं बोला जाता। तो कोई भी बच्चा ये बेटा गलती नहीं करेगा। मैलफिगियन टिब्यूल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। शैलेश बेटा कर दिया ना तूने, बोल दिया ना वही जो मैं मना कर रही थी। फिर मैंने और क्या बताया बेटा? इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट
in a single collecting duct, in a single collecting duct many nephrons can open. Many nephrons can open. बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो सकते हैं. ठीक है जी, यस एवरीबॉडी. लेकिन मैम प्रॉब्लम ये है कि सारे नेफ्रॉन्स ऐसे नहीं दिखते जैसे आपने बनाया है. हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है, हर एक नेफ्रॉन ऐसा नहीं दिखता. और इसी बेसिस पर बेटा आप बोलते हैं आपके पास दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स. बट मैं वो वाला टॉपिक तब तक आपको नहीं बता सकती जब तक मैं आपको ये ना बताऊं कि आखिर आपकी एफरेंट आर्टेरियोल से जो ग्लोमेरुलस बना था और ग्लोमेरुलस से जो इफरेंट आर्टेरियोल बनी थी वो आखिर कहां गई. यहां देखना बेटा, ये तो मैंने यहीं पे बना के छोड़ दिया इसे. ये तो चलो समझ में आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल जो है, रीनल आर्टरी जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल को बनाती है. रीनल आर्टरी जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल को बनाती है. एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस को बनाती है और ग्लोमेरुलस आगे जाके इफरेंट को बनाती है. बट इफरेंट आगे कहां गई, इफरेंट आगे कहां गई? तो बेटा जी उसी का फ्यूचर बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता दूं कि जैसे आपके पास अयोर्टा है, जिन बच्चों को बेसिक्स नहीं आते हैं और जिनको आते हैं, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, इसे बनाओ. जैसे ये तुम्हारी अयोर्टा है, थोड़ी मोटी बनानी पड़ेगी अयोर्टा. ये तुम्हारी अयोर्टा है, ठीक है. अयोर्टा की बहुत सारी ब्रांचेस है समझो, जिन्हें आप क्या बोलते हो बेटा, आर्टरीज बोलते हो. अरे भाई, जिन्हें आप क्या बोल सकते हो, आर्टरी बोल सकते हो. अगर ये अयोर्टा है तो ये सारी क्या है बेटा, आर्टरीज, अलग अलग आर्टरीज है. और इसको मैं कह सकती हूँ अयोर्टा आगे जाके आर्टरी बना रही है. आर्टरी आगे और ब्रांच करती है तो क्या बनाती है, आर्टीरियोल. आर्टरी आगे जाके ब्रांच करती है तो क्या बनाती है, आर्टीरियोल, जो तुमने अभी पढ़ा. और यहां तो बेटा स्पेशल टाइप की आर्टीरियोल है. वैसे तो तुम क्या पढ़ते हो बेटा, बताओ मेरे को. वैसे तो तुम पढ़ते हो ना कि आर्टरी और वेन्स के बीच में कैपिलरी होती है. तो तुम्हें मन में क्वेश्चन तो आना चाहिए था ना बेटा कि मैम आपने तो बताया था कि आर्टरी और वेन्स के बीच में कैपिलरी होती है. आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट and artery branches into capillary और capillary merges to form veins. लेकिन यहां दो आर्टेरियोल तुमने बनाई है और उसके बीच में भी कैपिलरी बनाई है. तो हार्ट में ऐसा है, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में कैपिलरी है. आगे जाके और भी कैपिलरीज बनेंगी जो अल्टीमेटली वेन्स में जुड़ जाएंगी. लेकिन ये दो आर्टेरियोल के बीच की कैपिलरी होती है जिसे तुम ग्लोमेरुलस बोलते हो. बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना. यस एवरीवन, हाँ या ना. अब आगे बेटा तुम बोलोगे ना आर्टेरियोल ही तो कैपिलरी बनाएगी ना, यहां ऐसे बना सकते हो, दिस इज योर कैपिलरी. अब वैसे तो कैपिलरी आगे जाके क्या बनाती है, कैपिलरी आगे जाके बनाती है वेन्स. यहां पे भी आगे जाके वेन्स बनेंगी. बट यहां किडनी के केस में एफरेंट आर्टेरियोल है और फिर इफरेंट आर्टेरियोल है. तो किडनी के केस में रीनल आर्टरी है. अगर तुम किडनी बना रहे हो तो तुम ऐसे कह सकते हो बेटा, अगर तुम किडनी बना रहे हो तो ये वाली आर्टरी कौन सी आर्टरी है, रीनल आर्टरी. और किडनी के केस में ये वाली आर्टेरियोल कौन सी है, एफरेंट आर्टेरियोल. और किडनी के केस में ये क्या है, कैपिलरी, जिसे तुम ग्लोमेरुलस बोल रहे हो. और किडनी के केस में आगे जाके ये बनाती है इफरेंट आर्टेरियोल. बोलो समझे कि नहीं बेटा. ये डायग्राम मैं बिना बनाए भी तुम्हें डायरेक्टली टॉपिक को पढ़ा सकती थी, पर ये बेसिक्स है यार. आर्टेरियोल, बताओ बताओ किसी को कोई दुखदर्द समस्या, किसी को कोई दुखदर्द समस्या. डन 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 डन. हाँ हाँ बिल्कुल बनाना था. अब बेटा एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जहां हम देखेंगे
इफरेंट आर्टेरियोल आगे जाके और भी बहुत सारी कैपिलरी नेटवर्क्स को बनाती है जो तुम्हारे पूरे नेफ्रॉन को घेरे हुए हैं बच्चों, जो तुम्हारे पूरे नेफ्रॉन को घेरे हुए हैं। भाई तुम नेफ्रॉन से करते क्या हो, यूरिन तो बनाते ही हो, और यूरिन में यार तुम यूजफुल चीजों को बाहर थोड़ी कर सकते हो। अगर तुम्हारे यूरिन में अमीनो एसिड्स है, अगर तुम्हारे यूरिन में यूजफुल आयंस हैं, अगर तुम्हारे यूरिन में ग्लूकोज है, तो तुम उन चीजों को रीएब्जॉर्ब करते हो। पानी है उसको भी रीएब्जॉर्ब करते हो, तुम उसको बाहर नहीं कर दोगे भाई। तुम्हारा जो ब्लड छन के गया पूरा का पूरा यूरिन थोड़ी बन जाता है, पता है तुम्हें मैं बता दूं, लेकिन तुम्हें वो डेटा समझ नहीं आएगा, जीएफआर वगैरह वो बाद में बताती हूँ। इतना सारा फिल्टरेट करते हो पर यूरिन बनता है बहुत छोटा, उसमें जितनी यूजफुल चीजें उसे एब्जॉर्ब करते हो। एब्जॉर्ब चीजों को कहां किया जाता है, बॉडी में, ब्लड में एब्जॉर्ब करते हो। अरे भाई जब तुम डाइजेशन करते हो तो भी तुम अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज या तुम्हारी लिपिड्स किस में एब्जॉर्ब करते हो, अल्टीमेटली तो ब्लड में ही मिक्स करते हो ना सबको, अल्टीमेटली तो ब्लड में ही, ब्लड के थ्रू ही तो सारी चीजें टिश्यूज के पास जाती है। तो अगर तुम बेटा नेफ्रॉन से भी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके चारों ओर कैपिलरी का जाल होना भी चाहिए। इस डायग्राम को एक बार देखो एनसीईआरटी के, इस डायग्राम को देखो एक बार एनसीईआरटी के। अरे भाई अगर इसके करीब, इतने करीब अगर इसके बेटा कैपिलरी ना हो, ये जो जाल बनाया हुआ है, अगर इसके करीब ये कैपिलरी का नेटवर्क ना हो तो बेटा जी आप कैसे चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, और करेंगे तो कहां भेजेंगे। तो इससे जितनी भी चीजें एब्जॉर्ब करते हो इसके चारों ओर लिपटी हुई हैं बेटा नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इन्हीं कैपिलरीज के अंदर तो बेटा तुम चीजों को एब्जॉर्ब करके भेजते हो। समझ रहे हो क्या, मेरी बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, बताओ हाँ या ना। अगर तुम्हें यहां से चीजों को एब्जॉर्ब करना है तो एब्जॉर्ब करके कहां, हवा में भेजोगे क्या, भेजोगे तो ब्लड के अंदर ना। तो ब्लड कहां भरा हुआ है, ब्लड वेसल्स में भरा हुआ है, ब्लड कैपिलरी से ही चीजों को बेटा डिफ्यूजन वगैरह कर सकते हो। यस ओ भाई बताओ 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 जल्दी। वासा रेक्टा का कंसेप्ट आता है यहां, एक पॉइंट लिखेंगे फिर उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। लिखेंगे कि क्या इफरेंट आर्टीरियोल, efferent arteriole forms network of capillaries, network of capillary around different parts of nephron, different parts of नेफ्रॉन, इसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। and the one around vasa recta, sorry, the one around loop of Henle is specifically known as vasa recta. Very 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 important point regarding the nephrons बेटा। वासा रेक्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप बेटा फटाफट से, अब तो आप प्रो हो गए हैं, आपने इतनी अच्छी सी नेफ्रॉन बना ली थी, जल्दी से नेफ्रॉन को बेटा फटाफट से बनाइए। फिर नेफ्रॉन के अराउंड हम इस कैपिलरी को जरा समझेंगे।
यही नेफ्रॉन बनाया था ना अभी अभी। हाँ, अरे मैम फिर से क्या? अलीशा बेटा अभी तो बहुत बार बनाना पड़ सकता है, अब तो ये तुम इतनी बार बना चुके हो, ये तो इजी पीजी होना चाहिए बेटा। यार देखो, अगर बायो पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाने में रोना आएगा ना, फिर तो बेटा कौन सी बायोलॉजी पढ़ रहे हो? बायोलॉजी में से डायग्राम हटा दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है? अरे 2 मिनट में बन गया, क्या समस्या थी? यहां से एफरेंट, यहां से ग्लोमेरुलस, और ये बनी इफरेंट। अब समझना बेटा, अब मेरी डायग्राम को जरा ऑब्जर्व करो। ये इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके, अच्छा मेरे को ना डायमीटर भी बताना था, एफरेंट और इफरेंट का अलग होता है। एनीवे आप देखोगे ये जो आपके एफरेंट आर्टीरियोल है, ये आपके चारों ओर इनके जबरदस्त जाल बना देती है, इसके भी चारों ओर बनाती है। इसको ना पैरेलल बनाओ, क्योंकि आगे तुम्हें पैरेलल बनाना भी है, ऐसे। चलो अब देखो बेटा, मैंने क्या बनाया है, मैंने तुम्हें कैपिलरी का नेटवर्क दिखाया है। इसे मैंने ना सीधी सीधी लाइन इसीलिए बनाई है ताकि तुम्हें आगे के कंसेप्ट समझने में आसानी हो, ठीक है? अगर तुम देखोगे बेटा, तुम्हारी जो ये इफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल सबसे पहले जाती है डीसीटी के पास, और डीसीटी के अराउंड कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है। फिर जाती है बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ना इस डायग्राम को जरा फॉलो करना, ये आगे काम आएगा। आज जो मैं टर्म्स बता रही हूं, आगे काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी, उस काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आपने अभी ध्यान से नहीं पढ़ा बेटा, फिर वहां पे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ब्लड का फ्लो समझने में बहुत दिक्कत होगी। प्लीज इसको ध्यान से पढ़ें बेटा, प्लीज इसको लाइटली ना ले, ठीक है? और ये हो गई आपकी लास्ट में एग्जिट। अभी देखो बेटा, मैंने क्या बोला, ये आपकी इफरेंट आर्टीरियोल थी। मैंने बोला इफरेंट आर्टीरियोल मैम पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज बनाती है। बेटा मेरे को बताना, पेरी का मतलब क्या होता है? पेरी का मतलब होता है अराउंड, टिब्यूलर यानी कि टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। आपने अभी रीनल टिब्यूल बनाया था ना, अभी आपने रीनल टिब्यूल बनाया था ना। रीनल टिब्यूल क्या होता है? रीनल टिब्यूल होता है जो आपकी बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है। बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, यही बनाया था ना आपने। आपकी इफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म्स द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, उस ऊपर की लाइन को पढ़ो, फॉर्म्स द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जिसे बोलते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, अराउंड द टिब्यूल्स। सिंपल सी बेटा अंग्रेजी है, उसको तोड़ के उसका अर्थ देख लो, सिंपल सी तो अंग्रेजी है ना। अराउंड द टिब्यूल्स वो कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, जिसे पेरीटिब्यूलर कैपिलरी बोलते हैं। और जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरी एक्चुअल में तुम लूप ऑफ हेनले के अराउंड देखते हो ना, यानी कि ये वाली कैपिलरी नेटवर्क और ये वाली कैपिलरी, इसे वासा रेक्टा बोलते हैं। वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती है, उसे बोला जाता है वासा रेक्टा। ये सारी पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज है। पेरीटिब्यूलर कैपिलरी को आप चलो ऐसे ही लिखो, लेकिन अभी बेटा, अब बेटा एक बारी मुझे ब्लड का मूवमेंट बताओ, एक बारी मुझे ब्लड का मूवमेंट बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा देख, ये तुम्हारा क्या था, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। बेटा ध्यान से देखो, लास्ट में इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूं जो आगे काम में आएगा, प्लीज ध्यान से। बेटा जब तुम ब्लड को फिल्टर करते हो तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ब्लड ऐसे जा रहा है, क्योंकि ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इससे ब्लड, इससे फिल्टरेट कैसे जाता है, जो यूरिन बनेगा वो ऊपर जाता है। पर तुम ब्लड की मूवमेंट देखो, तुम एक बार बेटा ब्लड की मूवमेंट देखो, वो ब्लड कैपिलरी जो तुम्हारी असेंडिंग के पैरेलल है, और वो ब्लड कैपिलरी जो तुम्हारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है। और मैं इनकी लेबलिंग करती हूं ताकि ना, ये बेटा ना यूजुअली मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाते वक्त ही बताती हूं, बट मुझे लगता है तुम यहां पे कैच कर लोगे, क्योंकि अभी अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा है, तो अभी अभी कैच करना भी तुम्हारे लिए आसान होगा। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले,
अगर तुम ब्लड की मूवमेंट देखोगे तो बड़ा अपोजिट है। वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड आर्यन, यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विनायक, यस। अब तुम देखो अगर तुम्हारी इफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड कैसे आ रहा है। अब बेटा इसमें रंग क्या दिखाऊं मैं, लाल के अंदर कौन सा रंग दिखाऊं, सफेद। ब्लड ऐसे आ रहा है, ब्लड ऐसे जा रहा है। क्या आपकी ये वाली वासा रेक्टा में ब्लड ऐसे बहेगा? एक बार खुद देख लो, जांच कर लो, बताओ, जांच करो और बताओ। नेफ्रॉन का टॉपिक ना बेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इंडिविजुअली सारे स्ट्रक्चर्स को देखना है, सब पढ़ना है। तुम्हें ब्लड की मूवमेंट समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। अपोजिट समझ में आ रही है? अगर मैं इस अब बेटा बस 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 एक सही आंसर दो यार। अगर मैं इस वासा रेक्टा को कहूं डिसेंडिंग वासा रेक्टा, तो क्या ये गलत होगा? अगर मैं इस वासा रेक्टा को डिसेंडिंग वासा रेक्टा बोलूं तो क्या ये गलत होगा? और अगर मैं इस वासा रेक्टा को असेंडिंग वासा रेक्टा बोलूं तो क्या ये गलत होगा? असेंडिंग वासा रेक्टा, बताओ। नो, बिल्कुल करेक्ट है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग बेटा चाहे लूप ऑफ हेनले में बोलो, चाहे तुम वासा रेक्टा के केस में बोलो, असेंडिंग और डिसेंडिंग हमेशा इस बेसिस पर बोला जाता है कि उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी मूवमेंट की दिशा कौन सी है। तुम अगर लूप ऑफ हेनले को भी बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हो ना, तो वो इस बेसिस पर बोलते हो कि उसमें फ्लूइड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसलिए बोलते हो क्योंकि उसमें फ्लूइड नीचे है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसीलिए बोलते हो क्योंकि उसमें फ्लूइड ऊपर है। और बेटा ये सेम चीज तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी काउंटर करंट मैकेनिज्म में, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेहतरीन बॉडी का सिस्टम है, कि इट इज सो वंडरफुल टू सी कि जिस लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जो वासा रेक्टा है, इन दोनों में उल्टी उल्टी मूवमेंट हो रही है। इस लूप ऑफ हेनले को बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और उसके बगल वाली जो वासा रेक्टा है उसे बोलते हैं असेंडिंग वासा रेक्टा। इधर तो फ्लूइड नीचे जा रहा है, इधर फ्लूइड ऊपर जा रहा है ना। और बेटा ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें फ्लूइड ऊपर है, पर इसकी जो वासा रेक्टा है उसे डिसेंडिंग वासा रेक्टा बोलते हैं, उसमें फ्लूइड नीचे। और अल्टीमेटली बेटा ये जो एग्जिट करती है ना यहां से, ये जो अल्टीमेटली एग्जिट करेगी, देखो ये पूरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाई, पीसीटी के राउंड भी बनाई, पीसीटी के राउंड भी बनाई, डीसीटी के राउंड भी बनाई। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ रीनल वेन। अल्टीमेटली रीनल वेन के फॉर्म में ये एग्जिट करती है। कैपिलरीज अल्टीमेटली वेन्स बनाती है ना, आर्टरीज कैपिलरी में डिवाइड हुई, कैपिलरी अल्टीमेटली वेन, तो अल्टीमेटली रीनल वेन। यस, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। कृपया करके एक बात और याद रखें जो पीछे के डायग्राम में मैं लिखवाया नहीं है। एफरेंट आर्टीरियोल चौड़ी होती है, मोटी होती है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल का डायामीटर ज्यादा होता है एफरेंट आर्टीरियोल के कंपैरिजन में। एफरेंट आर्टीरियोल, इसको मैंने लिखा है और इसे मैं लिख सकती हूं मोर डायामीटर, मोर डायामीटर। ठीक है, इसको याद रखिए बेटा, इसको याद रखिए। और ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक बाकी है मेरे दोस्त। कौन सा फ्लूइड है असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में? अरे अनुष्का बेटा वही तो आगे पढ़ना है, उसे फिल्टरेट बोलते हैं, फिल्टरेट। वही तो पढ़ेंगे आगे बेटा, और पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बेटा मैं एक टॉपिक को टच करके बस जा रही हूं, क्योंकि अभी हमारे पास पहली बात तो समय है 10 मिनट का, और दूसरी बात क्योंकि यही चीज हमें कल पढ़नी भी है। अब क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लड वेजल्स का फ्यूचर बता दिया है कि तुम्हारी नेफ्रॉन के अराउंड चारों ओर ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, चारों ओर ब्लड कैपिलरीज का जाल। हाँ विन्यूल्स भी आएंगी, एक बच्चा कह रहा है मैम यहाँ पे विन्यूल्स नहीं आएंगी, आएंगी। अब मैं वो वाली कहानी को फिर मुझे पूरा छोटा छोटा करके बताना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली रीनल वेन बोल दिया कि अल्टीमेटली इसका एग्जिट रीनल वेन के फॉर्म में होता है, अल्टीमेटली किडनी से। ठीक है आदित्य बेटा, मैम वो विन्यूल होगा ना, तू पूछ रहा है जो विन्यूल्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं बेटा, विन्यूल्स ही आगे जाके वेन्स में। मैंने ये बोला है अल्टीमेटली इवेंचुअली एग्जिट करती हैं एज वेन।
तेरी बात गलत नहीं है, ठीक है। यस, जिसको बेटा टाटा बाय बाय करना है आप प्लीज जाइए, टाटा बाय बाय करिए। कितना सुंदर डायग्राम बनाया यार ये, आई लव माई डायग्राम। मैम क्लास इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? कई लोगों को बेटा जल्दी खत्म करना है ना, और कई लोगों को नहीं करना है। क्या बताऊं बेटा, बताओ। कुछ बच्चे गंदे होते हैं और कुछ बच्चों को लगता है क्लास जल्दी खत्म हो गई। यही तो फर्क है ना बेटा। सिर्फ इंट्रोडक्शन देके जा रही हूं, पढ़ेंगे कल। सिर्फ इंट्रोडक्शन देके जा रही हूं, पढ़ेंगे कल। कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं जिन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं जिन्हें मेड्यूलरी या जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। यहीं से कल कंटिन्यू भी होगा। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, दो प्रकार के नेफ्रॉन। मैंने बोला था ना सारे नेफ्रॉन्स बेटा वैसे नहीं दिखते, है ना। बीच में एक विभाजन कर देते हैं इनके, एक विभाजन कर देते हैं। एक सुंदर सी ना, एक सुंदर सी ऐसे सेंटर पे मेड्यूलरी पिरामिड बनाते हैं। बनाओ, ये बना के जाओ। यही इंट्रोडक्शन पार्ट है जो करा के जा रही हूं, कल एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये मैंने सेंटर पे एक मेड्यूलरी पिरामिड बनाई है और फिर मैं यहां पे दिखा रही हूं बेटा नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन दिखा रही हूं ऐसा, और एक नेफ्रॉन दिखा रही हूं ऐसा। कौन से कलर से दिखाऊं भाई? इसके अंदर येलो तो दिखेगा ही नहीं, ब्लू दिखेगा क्या? ब्लू तो कतई नहीं दिखेगा बेटा। कौन सा कलर इसके अंदर बनाऊं भाई? गलत कलर चुन लिया है क्या? ब्लैक तो दिखता, पर रेड बना देती हूं, रेड दिखेगा। यार एक बात बताओ, ये रेड कलर दिख रहा है क्या? ये वाला रेड दिखेगा? दिख रहा है ना रेड? वैसे तो दिख रहा है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। बस अब यहां से बेटा मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगी। अब यहां से मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। अरे रेड दिख तो रहा है, नो नो क्या कर रहे हो? रेड तो इतना मस्त दिख रहा है, ग्रीन कहां से दिखता है इसके अंदर? दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। चलो ग्रीन से बना देते हैं, चलो ग्रीन से बना देते हैं, ग्रीन से बना दिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ग्रीन से बना दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यहां से आगे का थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ के आना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हो सकता है बेटा डीपीपी में एक दो क्वेश्चंस मिल जाए इस टॉपिक से, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअल में बेटा ये वाला डायग्राम इधर बनाना चाहिए था, ये वाला डायग्राम इधर बनाना चाहिए था, लेकिन हमने उल्टा बना दिया क्योंकि ये मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स है और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लेबलिंग करेंगे इसकी और लेबलिंग में हम सही लेबलिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े बैचेस में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये जूलॉजी मेडिजी का मैं एक स्क्रीनशॉट लेके आई थी कि तुम्हें दिखाऊंगी कुछ, अभी वो टॉपिक तक हम पहुंचे ही नहीं है। ओ माय गॉड्स। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा अटेंड करने के लिए, ठीक है। और हम मिलेंगे अब कल की क्लास में। आपको एक छोटा सा गीत संगीत जरूर सुना देते हैं। आज मैंने अभी अभी यकीन के बैच में गाया है, वही आपको सुना देती हूं मैं। हेलो मैम, एक 45 सेकंड का वीडियो बनाना है। ओ माय गॉड। चलिए जी, थोड़ा सा मीनिंगफुल गाना है। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने स्कूल्स में ये गाने सुने होंगे, मैंने भी अपने स्कूल में सुना था, बड़ा ही मीनिंगफुल गाना था, तो इसीलिए मैंने उनको भी सुनाया, तो आपको भी सुनाती हूँ। गाना है
जो मैं भूल रही हूं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो वैसे तो लाइंस कहती है कि हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत बार बोलते हैं कि हम इतने सारे विचार बोलते हैं पर आचरण में कोई भी चीज नहीं लेके आते, इतनी विचार बोलते हैं पर आचरण मतलब जब आप अपने जीवन में उसे अप्लाई नहीं करोगे तो ऐसी बातों को बोलना व्यर्थ है। और आज के डेट में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, बोलते हैं पर फॉलो नहीं करते हैं। और इसमें बोल रहे हैं कि यार भूल से भी कोई भूल ना हो, पर आप आज भी एग्जाम्पल था कि लोग जानबूझकर गंदा बोलते हैं, जानबूझकर खराब बोलते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना जीवन है, सबके अपने अपने कर्म हैं और आप अपने बेटा कर्म बनाते हैं। जो भी आप करते हैं, जैसा आप लोगों से बात करते हैं, जैसा आप व्यवहार करते हैं, जैसा आप अपने माता पिता से बात करते हैं, जैसा आप अपने शिक्षकों से बात करते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो आपकी जीवन है। आप उसको या तो कैसे बिल्ड करना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब चलती है और जीवन में इन सारी चीजों को भी बेटा इंक्लूड करने की कोशिश करो तो एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, बहुत पॉजिटिव लाइफ आगे निकलेगी होपफुली। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी यू ऑल टुमारो, कल की कक्षा में। बाय बाय, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर। बाय बाय, थैंक यू।